वर्षों पहले अतीत में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी। पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है, मित्र बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और इस्लामिक फिलॉसफी में एक बात कही गई है कि अल्लाह के यहाँ बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन है। तो हर एक घर को, हर एक व्यक्ति को या हर एक देश को पड़ोसी धर्म का निर्वाह करना चाहिए। अपने पड़ोसी के प्रति मित्रता का बर्ताव बनाए रखना चाहिए। लेकिन हमारे पड़ोस में, हमारे देश के पड़ोस में मालदीव, जिसके प्रति भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म का बखूबी निर्वाह किया है, लेकिन अभी मालदीव में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वे पड़ोसी धर्म को भूल चुके हैं। नए नए राष्ट्रपति हैं और मालदीव में एक परंपरा रही है कि वहाँ जो भी राष्ट्रपति बनते हैं वे अपनी पहली आधिकारिक यात्रा भारत में करते हैं। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति मोइजू ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा तुर्की की ओर किया है। तुर्की गए हैं, उसके बाद चाइना गए हैं और संभवतः अब वे इंडिया आए या न भी आए वो देखा जाएगा। लेकिन भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म का निर्वाह किया है। 1988 में भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर सत्ता परिवर्तन को रोका था, अवैध परिवर्तन हो रहा था। 2004 में सुनामी आया, भारत ने भरपूर मदद किया। 2007 में तूफान आया, भारत ने भरपूर मदद किया। 2014 में जल संकट आया तो भी भारत ने भरपूर मदद किया। और 2020 में जब कोरोना क्राइसिस आया तो पहली बार हमने जो वैक्सीन बनाई, भारत के द्वारा जो वैक्सीन डेवलप किया गया, सबसे पहले मालदीव को पहुंचाया गया। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म का बखूबी निर्वाह किया और इस बात को मालदीव के राजनेता भी स्वीकार करते हैं। वहाँ भारत के समर्थन में रहने वाले राजनेता बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं। मोहम्मद नशीद हो या इब्राहिम सोली हो, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर वे कार्य करते रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो चाइना फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और इंडिया के विरोध में खुलकर उतर आए हैं। 2050 तक यह माना जाता है कि मालदीव का 80% भाग पूरी तरह डूब जाएगा। 5 लाख आबादी है। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2100 ईस्वी तक पूरा मालदीव ही डूब जाए। तो ये आबादी लेकर कहाँ जाएंगे? ठीक है, मोइजू को यह समझना चाहिए कि जब वह संकट शुरू होगा, जिसकी पूरी संभावना है, इससे पहले अतीत में वहां के एक राष्ट्रपति हुए मोहम्मद नशीद, जो प्रो इंडिया पॉलिसी अपनाते रहे, इंडिया के समर्थक भी हैं, अभी भी उनका वक्तव्य इंडिया के समर्थन में आता है। उन्होंने समुद्र के नीचे एक बैठक किया था अपने कैबिनेट की, पूरी दुनिया का यह ध्यान आकर्षित करने के लिए कि अगर ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण न पाया गया तो मालदीव डूब सकता है। उसी समय नेपाल ने एवरेस्ट पर कैबिनेट की बैठक किया था, ये ध्यान जताने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो नेपाल में यह एवरेस्ट की स्थिति खराब हो सकती है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिगड़ सकता है। तो अगर वह दौर शुरू हुआ तो आखिर भारत ही मालदीव के काम आएगा। उस समय चीन तो रहेगा नहीं। चीन जो स्वयं जिसके ऊपर उइघर मुस्लिमों के प्रताड़ना का आरोप लगता रहता है, मोइजू उसी की गोद में जाकर बैठे हैं, जो न तो मालदीव के हित में है और न भारत के हित में। खैर जो हो, और एक बात और चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरा से संबंधित फोटो पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने टिप्पणी किया है। गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी था और जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड भी कर रहा है। तो संबंध जो है काफी तनावपूर्ण दौर में चल रहा है और ऐसे परिवेश में, ऐसी स्थिति में भारत और मालदीव के बीच संबंधों का एक संपूर्ण विश्लेषण जरूरी हो जाता है। हम वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मालदीव के बारे में, इसकी ज्योग्राफी, मालदीव के बारे में जानकारी लेंगे, समग्र जानकारी, सामान्य ज्ञान। उसके बाद हम मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है, मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है, इसके बारे में। फिर भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है, भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है। दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों का एक दूसरे के लिए महत्व होता है। मालदीव का महत्व पर बात करेंगे और इन्हीं महत्वों को देखते हुए आगे बात करेंगे कि मालदीव की आंतरिक राजनीति किस तरह आकार लेती है
कभी प्रो इंडिया कभी प्रो चाइना। ठीक है, मालदीव की आंतरिक राजनीति पर बात करेंगे और फिर वर्तमान संबंध पर चले आएंगे। वर्तमान में जो तनावपूर्ण है, मालदीव की आंतरिक राजनीति पर अतीत से वर्तमान तक आएंगे, अतीत से वर्तमान तक आएंगे, विश्लेषण करेंगे। और वर्तमान संबंध तनावपूर्ण है तो तनावपूर्ण है कैसे? बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन आप लिखिएगा कैसे एग्जाम में। ठीक है, एक सटीक सॉलिड जानकारी होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। वर्तमान संबंध तनावपूर्ण है कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे कि भारत को क्या करना चाहिए आगे, भारत कर क्या रहा है, भारत ने इस स्थिति में क्या कदम उठाया है और भारत को क्या करना चाहिए, और फिर मालदीव को क्या करना चाहिए ताकि उसका वर्तमान और भविष्य सुरक्षित हो। क्योंकि चीन का जो रवैया रहा है, चीन का जो इतिहास रहा है, वह किसी भी देश के लिए सुखद नहीं रहा है। श्रीलंका और पाकिस्तान के लोग देख चुके हैं कि चीन किस तरह कर्ज खिलाकर किसी भी देश को आर्थिक संकट तक पहुंचा देता है और उसके बाद उसका दुरुपयोग करता है। तो मालदीव को क्या करना चाहिए और मालदीव कर क्या रहा है, वो उस पर बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे भारत की लक्षद्वीप कूटनीति। ठीक है, लक्षद्वीप पर बात करेंगे। इसी क्रम में स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात करेंगे, जिसके तहत चाइना भारत को घेरने के लिए मालदीव में अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेंस या अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, और उसे संतुलित करने के लिए भारत नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी पर अमल कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मालदीव के बारे में। चलिए मालदीव के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। मालदीव, ठीक है, और भारत के संदर्भ में ही बात करेंगे, भारत को ऐसे रिलेट करते हुए मालदीव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की मुख्य भूमि से केवल 1200 किलोमीटर दूर है। कितना? भारत की मुख्य भूमि से 1200 किलोमीटर दूर। और लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से हमारे प्रधानमंत्री गए हैं वहां का दौरा उन्होंने किया है, और लक्षद्वीप के तट पर जो उनका एंजॉय करते हुए फोटो वायरल हुआ है, उसके बाद लक्षद्वीप काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और काफी सर्च किया जा रहा है रिकॉर्ड स्तर पर लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप से केवल 700 किलोमीटर दूर मालदीव है, और ये प्रवाल द्वीप है। क्या? प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, काफी आकर्षक है मालदीव। आबादी और 1200 छोटे छोटे द्वीपों का समूह, 1200 छोटे छोटे द्वीपों का समूह। इन्हीं द्वीपों में से कहा जाता है इन द्वीपों का जलस्तर जो है समुद्र से 1 मीटर से अधिक नहीं है, और हो सकता है 80% द्वीप 2050 तक समुद्र में समा जाए, द्वीपों से बना। ठीक है, आबादी 5 लाख, और ये इस पे सबसे अधिक आबादी जो है 98.4% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ 5 लाख में। और 200 क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल समझिए दिल्ली का 1/5 है, दिल्ली के क्षेत्रफल का 1/5, यानी दिल्ली से का 5वां भाग। समझ में आई बात? 5 गुना कम है। 40% आबादी माले में रहती है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? 40% आबादी कहाँ रहती है? मालदीव की माले में। ठीक है, लिख लिए। मालदीवियन धिबेही राजभाषा इसकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज मालदीवियन धिबेही, जो अरबी की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। करेंसी मुद्रा मालदीवियन रुपया। ठीक है, प्रवाल द्वीपों का समूह है यह। कोरल रीफ, बहुत अच्छा समुद्र तट, और पर्यटक कंपनियां इसे ट्रॉपिकल स्वर्ग की तरह प्रस्तुत करती है। क्या? ट्रॉपिकल हेवन की तरह प्रस्तुत करती है। ठीक है, और इसी तरह की स्थिति सुंदरता में, प्राकृतिक छटा में हमारे भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भी है। उसकी प्राकृतिक छटा भी काफी सुंदर है, जो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर। हमारे प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप के तटों पर जो फोटो है वो काफी वायरल है, और उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग दुनिया का समुद्र देखना चाहते हैं एक बार लक्षद्वीप जरूर आए। ये लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप की जो इकोनॉमी है लगभग 30% उसकी जीडीपी किस पर निर्भर है? पर्यटन पर।
इकोनॉमी का बेस क्या है? पर्यटन। जीडीपी में पर्यटन की अच्छी खासी भागीदारी है और 70% रोजगार, 70% जो है एम्प्लॉयमेंट है वो किस क्षेत्र में? पर्यटन, टूरिज्म में। ओके, ये मालदीव के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं भारत के लिए मालदीव का महत्व और मालदीव के लिए भारत का महत्व क्या है। सबसे पहले भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है उस पर बात करेंगे। ठीक है, भारत के लिए अब हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था मालदीव के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है उस पर बात करेंगे। उसके बाद मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है उस पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले उसके बाद ये देखते हैं भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है। ठीक है, भारत के लिए मालदीव का महत्व। ठीक है, इसकी मालदीव की जो रणनीतिक अवस्थिति है हिंद महासागर में, रणनीतिक अवस्थिति जो है, रणनीतिक अवस्थिति काफी महत्वपूर्ण है, खासकर चीन को संतुलित करने के लिए। चीन को संतुलित करने के लिए मालदीव भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पूरब से पश्चिम को, हिंद महासागर में पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले शिपिंग रूट मालदीव के आसपास से होकर गुजरते हैं। खाड़ी देश से आने वाले तेल का रूट भी इसी से गुजरता है। आसपास खाड़ी देशों से आने वाले तेल का रूट भी मालदीव के आसपास से गुजरता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज या ऐसे ही मंच जिसपे इस्लामिक देशों का प्रभुत्व है, इस्लामिक देशों के संगठन में मालदीव, ठीक है, खासकर जब इब्राहिम सोलेह हो या मोहम्मद नशीद हो तो उन्होंने भारत की तरफ से अच्छा पक्ष रखा है। ठीक है, ओआईसी में भारत के पक्ष को मजबूती देने के लिए मजबूती देने में मालदीव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए मालदीव ने भारत के पक्ष में, ठीक है, मजबूती से राजनीतिक बातों को अंजाम दिया है। और चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी अपना रखी है सालों से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, इसके तहत हिंद महासागर में भारत की शक्ति को संतुलित करने के लिए चीन विभिन्न देशों के हिंद महासागरीय द्वीपों पर, बंदरगाहों पर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, अपना रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है, अपना बेस बढ़ा रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, म्यांमार में कोको सितवे, मालदीव में मराऊ बंदरगाह। इससे पहले यामीन अब्दुल्ला के समय में यामीन अब्दुल्ला ने, जो मोइजो के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, 40 लाख में एक द्वीप ही दे दिया चाइना को। ठीक है, बांग्लादेश में चटगांव, श्रीलंका में हम्बनटोट्टा। तो ये मोतियों की माला चीन के द्वारा भारत को संतुलित करने के लिए बनाई जा रही है। तो इस दृष्टिकोण से हिंद महासागर में जो चीन की गतिविधि है उसको संतुलित करने के लिए मालदीव भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर मालदीव में चीन की स्थिति मजबूत होती है तो ये भारत के लिए चिंता का सबब बनेगा। ये बात और है कि मालदीव के लिए भी चिंता का सबब बनेगा। मालदीव की स्थिति कालांतर में वही हो सकती है जो श्रीलंका और पाकिस्तान की देखी जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए भारत के लिए मालदीव काफी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मालदीव के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। मालदीव के लिए भारत का महत्व, एक चीज और मैंने कहा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत चीन क्या कर रहा है, भारत को घेरने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। ठीक है, तो मालदीव की अंदरूनी राजनीति इन दोनों महाशक्तियों के संदर्भ में आकार लेती रही है। ठीक है, कुछ राजनेता प्रो इंडिया पॉलिसी अपनाते हैं, कुछ राजनेता प्रो चाइना। तो इस पर बाद में बात करेंगे, अतीत से अभी तक क्या होता रहा वहां। पहले चलिए अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है। ठीक है, मालदीव के लिए भारत का काफी महत्व है और ये मालदीव के लोग भी समझते हैं। और किस तरह भारत मालदीव के लिए महत्व रखता है, इस पर हम लोग बात करें। मालदीव अगर संकट में आता है तो भारत ही ऐसा पड़ोसी है जो मात्र 1 घंटा के अंदर, ठीक है, भरपूर मदद मालदीव की कर सकता है। और ऐसा कई बार हुआ भी है। बहरहाल देखते हैं किन किन मामलों में
भारत ने मालदीव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, ठीक है, और निर्वाह करता रहा है और निर्वाह करता है, और क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मालदीव के जीडीपी या मालदीव की इकोनॉमी का आधार क्या है? पर्यटन। तो पर्यटन में सबसे ज्यादा मालदीव में जो पर्यटक है वो कहाँ के हैं? भारतीय पर्यटक, ठीक है। 3 देश सबसे ज्यादा, जो 2022 में भी देखा गया, 22-23 में सबसे टॉप पर कौन? भारतीय पर्यटक रहे वहां पर जाने वाले। उसके बाद रूस, उसके बाद चीन। भारत के 2 लाख से अधिक पर्यटक, डेटा ये कहता है 2022 में 2.41 लाख पर्यटक गए, 2023 में 2.10 लाख, 2022 में कितना? 2022 में 2.41 लाख पर्यटक, भारतीय पर्यटक गए। 2021 में 2023 में 2.1 लाख पर्यटक गए। यहां तक कि कोरोना काल में भी 63,000 भारतीय पर्यटक के रूप में मालदीव गए। तो पर्यटन के लिहाज से, पर्यटन जो कि मालदीव के जीडीपी का सबसे सशक्त क्षेत्र है, ठीक है, पर्यटन के बिना मालदीव की जीडीपी, मालदीव की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, मालदीव की इकोनॉमी काम ही नहीं करेगी, ठीक ठाक। तो उस पर्यटन में भारतीय पर्यटकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैंने पहले ही कहा कि 70% जो वहां पर रोजगार है वो किससे जुड़ा हुआ है? पर्यटन जो है कई रोजगारों का समूह है कि नहीं? होटल, रेस्टोरेंट, पोर्ट, ठीक है, और छोटी मोटी सेवाएं देने वाले, गाड़ी, गाइड, भोजन, ये लोकल जो आर्किटेक्चर है, लोकल जो कलाकार है, ठीक है, लोकल जो शिल्प है, उसको ये मजबूती प्रदान करता है पर्यटन। तो पर्यटन के क्षेत्र में 70%, वहां का जो 70% रोजगार है किस क्षेत्र में सृजित होता है? पर्यटन में। और उस पर्यटन में भारतीय पर्यटकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी पर्यटक कंपनियां होगी, उसमें बहुत सारे भारतीय ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आइए शिक्षा के क्षेत्र में। मालदीव गवर्नमेंट भारत के दक्षिणी राज्यों में एग्जाम ये करती है, एग्जाम लेती है शिक्षक बहाली के लिए। तो वहां अधिकांश शिक्षक, अधिकांश स्कूली शिक्षक कहाँ के हैं? भारतीय है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय शिक्षक जो है वे मालदीवियन लोगों से घुले मिले। मालदीवियन बच्चे अच्छी तरह उनको पहचानते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उतना चाइना से नहीं कर सकते, ठीक है। चिकित्सा में अधिकांश डॉक्टर वहां जो है क्या है? भारतीय है। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने द्वीप दूर दूर में है, तो मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए भारत ने समुद्री एम्बुलेंस भी दे रखा है, एयर एम्बुलेंस भी दे रखा है, डॉक्टर्स यहाँ के हैं ही, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे पोर्ट हो, दूरसंचार हो, बिजली हो, वगैरह वगैरह, उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी, आंतरिक सुरक्षा की निगरानी, अगर चरमपंथी लोग पनपते हैं उनकी निगरानी के लिए भी भारत की के दृष्टिकोण से भी भारत काफी महत्वपूर्ण है मालदीव के लिए। कोई अटैक न करे, उनकी संप्रभुता सुरक्षित रखे, इसके लिए भी, इस दृष्टिकोण से भी भारत काफी महत्वपूर्ण है। और मालदीव की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में भारत की कितनी भूमिका है, यह 1988 में सिद्ध भी हो चुकी है। ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा वहां सत्ता पलट को रोका गया था, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय। तो और वहां जो भारत ने ध्रुव हेलीकॉप्टर या डॉर्नियर विमान वगैरह दे रखा है, ठीक है, तो वहां जो कुछ भी भारत की फैसिलिटीज डेवलप की गई है उसी की देखरेख के लिए, उन्हीं लोगों के लिए 75 सैनिक रहते हैं वहां, जिसको मुइजू ने आते आते कह दिया कि बाहर चले जाइए, नहीं, लेकिन रहते हैं वे किस लिए? मालदीव के लोगों के लिए रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, उन्हीं के सुरक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है। तो उन्हें ही वे मोहम्मद मुइजू ने बाहर जाने के लिए कहा। हालांकि भारत ने अभी तक सैनिकों को वापस नहीं बुलाया, कर लो जो करना है, ठीक है, ओके। इसके बाद हाँ, अब देखिए समय समय पर जो घटनाएं हुई है, अभी मैंने बताया 1928 में, क्या 1928 में 28 सॉरी कहते 88 महत्वपूर्ण घटनाएं, जब जब मालदीव पर आपदा आई,
ठीक है, बचाने के लिए कौन आया? भारत। 1928 में कौन? ऑपरेशन कैक्टस। लिट्टे की सहायता से दो विद्रोही व्यापारियों ने वहां की सरकार को पलटने का प्रयास किया था। ठीक है, कहा? मालदीव में। दो विद्रोही व्यापारी थे, अब्दुल्ला लुतूफी और सिक्का अहमद इस्लामिक मानिक ने एलटीटी के सहयोग से माले पर कंट्रोल करने का प्रयास किया था। उस समय राष्ट्रपति थे मोहम्मद अब्दुल गयूम, जो शेफ हाउस में चले गए, और हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी। उनसे उन्होंने आग्रह किया और राजीव गांधी ने तुरंत एक्शन लिया। ठीक है, और फिर भारत की तरफ से कार्रवाई की गई और विद्रोहियों का 2 दिन में ही विद्रोहियों को बैकफुट पर ला दिया गया। इस तरह मालदीव की संप्रभुता की रक्षा 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा, किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा। ठीक है, तो अब मैंने पहले ही कहा कि अगर वहां पर दुर्घटना हो किसी तरह की, तो कौन सबसे पहले आ सकता है? भारत। कितना? 1 घंटे में, शायद 1 घंटा भी नहीं लगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब स्थिति विपरीत होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, जब दोस्त दुश्मन लगने लगे और दुश्मन दोस्त लगने लगे, तो समझना चाहिए क्या? मानसिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है और स्थिति बिगड़ने वाली है। जब स्थिति बिगड़ती है तो गले में हीरो का हार भी क्या लगता है? उससे भी इरिटेशन होने लगता है। समझ भाई बात? यही स्थिति अभी मालदीव की नहीं हुई है, मालदीव के कुछ राजनीतिज्ञों की हुई है। ठीक है, मालदीव में ऐसी बातें नहीं है कि भारत विरोधी ही लोग हैं। ठीक है, मालदीव के लोग भारत के सपोर्ट में, ऐसे नहीं कि पूर्ण बहुमत से, भयंकर बहुमत से मोइजो आए। कुछ ही मतों का अंतर है। इब्राहिम सोलिह और नसीद की जो पार्टी है, उससे कुछ ही मतों का अंतर है मोइजो की पार्टी। और इब्राहिम सोलिह इससे पहले प्रो इंडियन पॉलिसी पर चलते रहे। ठीक है, प्रो इंडियन का मतलब ये नहीं है कि इंडिया के हित में ही मालदीव काम करता है, इंडिया अपने अनुसार मालदीव को चलाने का प्रयास करता है। मालदीव के हित में इंडिया है। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस हुआ। देखिए, उसके बाद 2004 में सुनामी आया, तो वहां कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, पुनर्निर्माण में, रिकंस्ट्रक्शन में और राहत में, रेस्क्यू कार्य में, रिकंस्ट्रक्शन रेस्क्यू में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसे वहां के लोग भी स्वीकार करते हैं। 2007 में पुनः तूफान आया, सब कुछ काफी ध्वस्त हुआ, तो भारत खड़ा रहा। ठीक है, 2014 में वहां जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, बूंद बूंद के लिए तरसने लगा मालदीव। कब? 2014 जल संकट। तब उस समय चला ऑपरेशन नीर, भारत ने चलाया ऑपरेशन नीर, और मात्र 36 घंटे में 374 टन पानी, डेटा ये कहता है 374 टन पानी इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव को पहुंचाया और वहां जल संकट की समस्या को दूर कर दिया। ठीक है, फिर कोरोना आया, तो कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन हो गया, चीन ने तो पूरी तरह एकदम लॉकडाउन जो बनाया था, ठीक है, पूरी दुनिया को तबाह करके फिर खुद भी एकदम अलग हो गया। लेकिन उस समय भी 63,000 भारतीय पर्यटक के रूप में कहाँ गए? मालदीव गए। और जब हमने वैक्सीन अपनाई, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत सबसे पहले महत्व किसको दिया? सबसे पहले वैक्सीन किसको उपलब्ध कराया? मालदीव को। ठीक है, और मोइजू से पहले इब्राहिम सोलिह रहे हैं। इब्राहिम सोलिह के समय में भारत और मालदीव की दोस्ती काफी मजबूत रही। यही कारण है कि अभी भी वहां भारत के संबंध में राजनीति सक्रिय है। बहुत सारे राजनेता वहां हैं जो कह रहे हैं कि मोइजू के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो भले ही मालदीव के कुछ राजनेता पड़ोसी धर्म का निर्वाह न करें, लेकिन हम पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते आ रहे हैं। अब हम चलते हैं, ये आपने देखा भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है और मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए कि हिंद महासागर में मालदीव में चीन अपनी उपस्थिति बढ़ाकर भारत को संतुलित करना चाहता है और भारत चीन से मालदीव को सुरक्षित रखना चाहता है। भारत की नीति यह नहीं है कि चीन को संतुलित किया जाए, भारत का पड़ोसी है मालदीव। कुछ भी होता है तो भारत को भुगतना पड़ेगा और मालदीव को भुगतना पड़ेगा। और चीन तो दूर वाले हैं, डूबती जहाज को देखकर क्या करेंगे? छोड़कर भाग जाएंगे। समझ में आई बात? तो हम ये कह सकते हैं कि चीन यहां पर आया है भारत को संतुलित करने के लिए,
लेकिन भारत मालदीव जाता है मालदीव को और स्वयं को बाह्य हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तब इसके बाद हम चलते हैं जो उसकी अंदरूनी राजनीति किस तरह आकार लेती रही है, कभी प्रो इंडिया कभी प्रो चाइना। ठीक है, उस पर बात करेंगे। भारत मालदीव की अंदरूनी राजनीति अतीत से वर्तमान तक बात करेंगे। ओके, फिर चलते हैं। ओके, चलते हैं वहां की अंदरूनी राजनीति को समझते हैं, मालदीव की आंतरिक राजनीति को समझते हैं। मालदीव में अब्दुल गयूम पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। मौमून अब्दुल गयूम 2008 से पहले बहुत दिनों तक रहे मौमून अब्दुल गयूम, और इन्होंने संतुलनकारी नीति को अपनाया था। संतुलनकारी नीति का मतलब भारत और चाइना के बीच, भारत और चीन के बीच संतुलनकारी नीति अपनाया था, और कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे भारत को अप्रिय लगे। और 1988 में आप जानते ही हैं, मैंने पहले ही चर्चा किया कि अब्दुल गयूम की तख्ता पलट का जब प्रयास हुआ तो राजीव गांधी के समय में भारत के प्रयासों से उस सत्ता पलट के प्रयास को विफल किया गया था। फिर भी अब्दुल गयूम ने एक संतुलन बनाए रखा, ना तो भारत का खुलकर कभी समर्थन किया और ना चाइना का खुलकर समर्थन किया। लेकिन ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया कि भारत को अप्रिय लगे या भारत के लिए संकट की स्थिति या भारत के हिंद महासागर में प्रभुत्व या स्थिति को चुनौती मिले। ठीक है, 2008 में आते हैं मोहम्मद नशीद, और ये भारत से काफी प्रभावित, भारत में पढ़े लिखे। ठीक है, और इन्होंने इंडिया का खुलकर समर्थन किया। क्यों समर्थन किया? तो इंडिया बहुलवादी देश है, सेकुलर है, और अपने पड़ोसियों के प्रति भारत का जो रवैया है, इंडिया का जो रवैया है, वो काफी रचनात्मक रहा है। तो मालदीव के डेवलपमेंट पर के लिए मोहम्मद नशीद ने इंडिया का खुलकर समर्थन किया। इंडिया का खुलकर समर्थन ये करना इनके लिए जरूरी भी था, क्योंकि इस समय तक चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज करना आरंभ कर दिया था, और चाइना और मालदीव में एक ये कह सकते हैं चरमपंथ धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो नशीद ने क्या किया? इंडिया का खुलकर समर्थन करना आरंभ किया 2008 में। फिर 2013 में आए अब्दुल्ला यामीन, इन्हीं के अनुयायी हैं कौन? मोइजू, और इन्होंने प्रो चाइना पॉलिसी अपनाई, खुलकर प्रो चाइना। चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, एक चाइना को एक द्वीप महज $40 लाख में दे दिया। ठीक है, और अब्दुल्ला यामीन ने भारत को मुस्लिम विरोधी देश के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ किया। ठीक है, फिर 2018 में ये चले गए कौन? अब्दुल्ला यामीन। आए इब्राहिम सोलिह, इन्होंने खुलकर भारत का समर्थन किया, प्रो इंडिया, इंडिया फर्स्ट चाइना फर्स्ट। इब्राहिम सोलिह ने किस पर अमल किया? इंडिया फर्स्ट। और इसके बाद आए हैं 2023 में कौन? मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोइजू आए हैं जो अब्दुल्ला यामीन के समर्थक हैं। अब्दुल्ला यामीन कुछ भ्रष्टाचार के मामलों में वहां ये है नजरबंद थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद मोइजू को आगे किया। तो असली प्लेयर जो है इनके पीछे कौन है? अब्दुल्ला यामीन, और मोइजू खेल रहे हैं, अभी राष्ट्रपति है। मोइजू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस गठबंधन है वहां, उसके राष्ट्रपति है। और इब्राहिम सोलिह किस से थे? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी। इब्राहिम सोलिह मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, इब्राहिम सोलिह। तो मोहम्मद मोइजू अपने राजनीतिक गुरु किस कौन? आका अब्दुल्ला यामीन के इशारे पर चल रहे हैं, और चुनाव में ही उन्होंने नारा दिया क्या? इंडिया आउट। और चुनाव में उन्होंने मोइजू ने इंडिया को मुस्लिम विरोधी देश के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ किया, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, और चुनाव के दौरान ही मोहम्मद ने ये कहा कि वे जब आएंगे तो भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करेंगे, भारतीय सैनिक मालदीव की संप्रभुता के खिलाफ है, ये कहना शुरू किया। किसने? मोइजू ने, मोहम्मद मोइजू ने। और जब वे 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए, तो फिर भारत विरोधी अपनी रणनीति, अपनी रवैये पर अमल करना आरंभ कर दिया। आते आते उन्होंने कहा भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस जाना चाहिए,
उन्होंने अनुरोध किया, ठीक है, लेकिन भारत ने अभी तक सैनिकों को हटाया नहीं है। और फिर उन्होंने एक और क्या किया, चीन की यात्रा की, ठीक है। और फिर मालदीव के भारत विरोधी नीति को संतुलित करने के लिए कहा जाता है ऐसा, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय पर्यटकों को मालदीव की जगह लक्षद्वीप की ओर रुख करने के लिए स्वयं उन्होंने लक्षद्वीप की यात्रा की, ठीक है। तो भारत, अभी हम ये बात करेंगे कि तनावपूर्ण संबंध कैसे है, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है जिससे लगता है कि भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण संबंध है। बातचीत में तो हम लोग समझ ही गए, लेकिन उसको एक पॉइंट बनाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी घटना घटी है जिससे लगता है कि संबंध काफी तनावपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग बात करें तनावपूर्ण संबंध है भारत और मालदीव के बीच, वो कैसे है। तो ये तनावपूर्ण संबंध की शुरुआत कोई नई नहीं है, पहले ही हो चुकी है। पहले ही मैंने कहा वहां की राजनीति चीन और भारत के विरोध और समर्थन में आकार लेती है, ठीक है। कभी करवट लेती है प्रो इंडिया की ओर, कभी करवट लेती है प्रो चाइना की ओर। मालदीव की सुरक्षा, संप्रभुता और मालदीव के भविष्य के लिए बेटर तो ये होगा प्रो इंडिया, लेकिन चीन के हस्तक्षेप के कारण, ठीक है, प्रो चाइना की ओर भी मालदीव की राजनीति करवट लेती रही है। तो वर्तमान में जो वहां की राजनीति है, ठीक है, वहां के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू, वे प्रो चाइना की पॉलिसी पर अमल करना आरंभ कर दिया है। तो तनावपूर्ण संबंध वर्तमान की बात करें तो शुरुआत कब हुआ, चुनाव में ही, राष्ट्रपति पद के चुनाव, राष्ट्रपति पद पर चुनाव प्रचार में जो मुइज्जू है अभी जो निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने भारत को क्या किया, मुस्लिम विरोधी देश के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ किया, ठीक है। और मुस्लिम वर्ल्ड से अपना लगाव दिखाते हुए, आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति पद पर जब आए तो सबसे पहले चले गए कहां, तुर्की के जो राष्ट्रपति है तैयब एर्डोगन, ठीक है, उनको लगता है हम पूरे मुस्लिम विश्व का खलीफा बन चुके हैं, गलतफहमी में जीते हैं, ठीक है। उनके यहाँ मुस्लिम समुदाय की जितनी आबादी है उससे ज्यादा मुस्लिम भाई हमारे देश में रहते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम विरोधी देश के रूप में भारत को प्रस्तुत करना आरंभ किया, जो सरासर गलत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक जो मालदीव में है वो भारतीय संप्रभुता का हनन करते हैं, जबकि भारतीय सैनिक जो वहां रहते हैं, भारत के द्वारा मालदीवियनों के लिए जो फैसिलिटी डेवलप किया गया उसी को बनाए रखने के लिए रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, भारतीय सैनिकों को इंडिया आउट का नारा दिया और कहा कि जब हम आएंगे तो भारतीय सैनिकों को बाहर करेंगे, और चीन को मित्र देश के रूप में प्रचारित करना आरंभ किया। एक तरह से मोहम्मद मुइज्जू ने अपने चुनाव प्रचार में मुस्लिम चरमपंथ को बढ़ावा देने का कार्य किया, जो स्वयं मालदीव के आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ है, ठीक है। और क्या हुआ, जब वे राष्ट्रपति बने, कब, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति बने, तब भारत विरोधी रुख पर अमल करना आरंभ कर दिया। और फिर क्या हुआ, भारतीय सैनिकों को बाहर जाने के लिए कहना आरंभ किया। और संयोग बस इसी समय, ठीक है, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर जाते हैं। 2024 के शुरुआत में तमिलनाडु जाते हैं, वहां से लक्षद्वीप की यात्रा पर जाते हैं और 1200 करोड़ रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं। और ये पहले से सुनियोजित था, ऐसा नहीं है कि मालदीव को काउंटर करने के लिए जैसा कि कहा जा रहा है, ये पहले से योजना थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करने की, वहाँ एयरपोर्ट सुविधा या और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की पहले से ही। ये अचानक 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट खड़ा किया जाने लगेगा ऐसी बात नहीं, पहले से ये था। ये संयोग था कि मुइज्जू जब आए हैं तो ये खबर फैल गई और मालदीवियनों को भी लगा होगा और भारत में भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनियोजित तरीके से मालदीव को काउंटर करने के लिए लक्षद्वीप की यात्रा पर जाते हैं। खैर, जो उनकी यात्रा से एक पॉजिटिव मैसेज भी गया है, लक्षद्वीप पर बहुत अधिक सर्च किया जा रहा है और लक्षद्वीप एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। जो मालदीव के जो प्रो चाइना पॉलिसी पर अमल करने वाले हैं उनको दिमाग ठिकाने लगाने में काम आएगा। समझ में आई बात। सैनिकों को बाहर जाने का निर्देश दिया और जब हमारे प्रधानमंत्री गए हैं लक्षद्वीप और लक्षद्वीप से अपने फोटो को टैग करके सोशल मीडिया पर डाला, तो वहां के 3 मंत्रियों ने बड़ा ही अशोभनीय
टिप्पणी किया, 3 मंत्रियों की टिप्पणी, 3 मंत्रियों की टिप्पणी किस पर? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ये मंत्री कौन है कि जानकारी ले लीजिए, मरियम स्यूना, सब 30-35 साल के हैं, ज्यादा समझदार नहीं है, मैच्योर नहीं है, ये तो बोलते ही नहीं। मरियम स्यूना, एक है मालसा शरीफ, इन्होंने अपनी शराफत दिखाई, ठीक है, और एक है महजूम माजिद, महजूम माजिद, और इन्होंने जो टिप्पणी किया वो कतई उचित नहीं था, जिसका विरोध मालदीव के कई राजनेताओं ने भी किया इन मंत्रियों के बारे में। और डैमेज कंट्रोल के रूप में इन मंत्रियों को मालदीव ने क्या किया? निलंबित किया, स्थिति को संभालने का प्रयास किया। समझ में आई बात? जवाब में भारत ने क्या किया? भारत ने मालदीव के राजदूत इब्राहिम साहिब को, मालदीव के राजदूत इब्राहिम साहिब है, पर्सनैलिटी और का जो नाम ले रहे हैं वो भी याद रखिएगा चर्चा में, इब्राहिम साहिब को बुलाया और अपना विरोध दर्ज किया। और फिर इसके काउंटर में मालदीव में जो भारत के राजदूत है वो है मुनु महावर। कौन? मुनु महावर। इनको मालदीव की सरकार ने तलब किया और विरोध जताया तो नहीं, लेकिन बातचीत हुई स्थिति पर। खैर इन 3 मंत्रियों ने जो कुछ किया उस पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और स्थिति काफी तनावपूर्ण होती गई। अब इन तीनों मंत्रियों की टिप्पणी के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई और इन तीनों मंत्रियों की टिप्पणी के बाद हालांकि वहां के विदेश मंत्रालय ने भी असंतोष जताया इन तीनों मंत्रियों के प्रति। तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया। विदेश मंत्री है मूसा जमीर। कौन? मूसा जमीर ने यह कहा कि इन तीनों मंत्रियों के द्वारा जो भारतीय प्रधानमंत्री पर, पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की गई, उनके कहने का भाव ये था वो मालदीव का आधिकारिक बयान नहीं है, मालदीव की सरकार उससे इत्तेफाक नहीं रखती है, उससे सहमत नहीं है, ठीक है, और इन 3 मंत्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और इन तीनों मंत्रियों पर कड़ा एक्शन भी लिया गया। लेकिन स्थिति तब संभलती जब स्वयं राष्ट्रपति कुछ वक्तव्य देते, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। उल्टे मुइज्जू, ठीक है, क्या किए? सीधे चले गए कहां? चाइना। स्थिति यहीं पर बिगड़ी, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, चाइना चले गए चीन की यात्रा पर। चीन यात्रा किसकी? मोहम्मद मुइज्जू की। अब ये यात्रा, पहली यात्रा, अभी तक जो यात्रा होती रही राष्ट्रपति पद पर जो भी मालदीव में निर्वाचित होते रहे, उनकी पहली यात्रा कहां होती थी? आधिकारिक यात्रा भारत। लेकिन इनकी आधिकारिक यात्रा पहले कहां हुई है? तुर्की गए हैं, बताइए, ठीक है। अब तुर्की यहां पर नजदीक में आके हस्तक्षेप करेंगे तुर्की वासी, ठीक है, और उसके बाद चीन। ये तुर्की का रवैया भारत के विरोध में रहा है हमेशा, कश्मीर के मामले पर भी अनाप शनाप बोलते रहे बेवजह, ठीक है। चीन तो खैर जग जाहिर है। तो ये दोनों गए, इससे क्या हुआ? या स्थिति और संबंध और भी तनावपूर्ण। और उसके बाद क्या? चीन खुलकर भारत के विरोध में आ गया, मालदीव के पक्ष में। और चीन का जो कहा जाता है सरकारी भोंपू किसको कहा जाता है? ग्लोबल टाइम्स, वहां जो अखबार है, सरकारी अखबार माना जाता है, वहां सरकार, ग्लोबल टाइम्स जो भी कहता है वो सरकार का वक्तव्य माना जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने सुझाव दिया भारत को क्या? कि मालदीव के प्रति उदारता बरते। आज तक तो भारत उदारता ही बरतता है, तो ठीक है। तो ग्लोबल टाइम्स ने ये सुझाव दिया। ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा, एक वर्ड का यूज किया है, जीरो सम गेम। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि हमारा संबंध दक्षिण एशिया के देशों के साथ जीरो सम गेम नहीं है। कहने का तात्पर्य कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम एक तरफा सब कुछ चाहते हैं, हम जहां भी जाते हैं उनके हित में भी जाते हैं। समझ में आई बात? तो ग्लोबल टाइम्स को ये देखना चाहिए कि वे गए पाकिस्तान में तो क्या कर दिया उन्होंने, श्रीलंका में गए तो क्या कर दिया उन्होंने। समझ आई बात? और अब्दुल्ला यामीन के समय ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स पर मालदीव की सरकार चाइना के सहारे, चाइना को साथ देने लगी थी। और मुइज्जू गए हैं वहां पर, तो अभी सुने ही होंगे क्या कि उन्होंने ये किया है, आग्रह किया कि अधिक से अधिक पर्यटक को भेजे। अब ये पर्यटक वहां से आएंगे, ठीक है। तो ये इन बातों से क्या हुई है? इन बातों से क्या हुआ है? सिद्ध हुआ कि भारत और मालदीव के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई, ठीक है। आगे हम इसके बाद हम देखते हैं अब भारत क्या कर रहा है, भारत को क्या करना चाहिए, मालदीव को क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भारत
की नीति अभी क्या है? अभी जो स्थिति बनी है मालदीव से भारत के संबंध तनावपूर्ण हुए हैं, तो उसमें भारत के क्या कदम है, भारत का रुख क्या है? ठीक है, तो एक तो ये कहा जा रहा है, चर्चा में है, लक्षद्वीप कूटनीति। क्या? लक्षद्वीप डिप्लोमेसी। लक्षद्वीप डिप्लोमेसी का तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह मालदीव प्रवाल द्वीप है, उसी तरह लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप को भी ट्रॉपिकल हेवन के रूप में प्रचारित किया जा सकता है। ठीक है, और मालदीव की जो इकोनॉमी है उसका बेस क्या है? पर्यटन। और मालदीव का पर्यटन आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक भारतीय पर्यटकों पर निर्भर है। ठीक है, तो उसके विकल्प के रूप में किसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है? लक्षद्वीप को। ठीक है, और इसी रणनीति के तहत भारतीय पीएम हमारे मोदी जो है वे कहा गए साल की शुरुआत में लक्षद्वीप दौरे पर गए, और वो आपने देखा स्नोरकेलिंग, समुद्र में डूबकर जाकर वे देख रहे थे, प्रवाल भित्तियों की सुंदरता का आनंद ले रहे थे, और समुद्र तट पर रेत पर बैठकर कार्य कर रहे थे। सुंदर नीला आसमान, नीला समुद्र, दुनिया वालों को उन्होंने दिखाया, अपने भारतवासियों को भी दिखाया कि मालदीव की तरह ही लक्षद्वीप भी आकर्षक है। यद्यपि उन्होंने मालदीव का नाम नहीं लिया, और यह भी नहीं कहना चाहिए कि मालदीव को काउंटर करने के लिए किया। लक्षद्वीप है, हमारा अंग है, अभिन्न अंग है, तो हम तो विकास का कार्य करेंगे ही ना। तो विकास का कार्य करेंगे तो इसका तात्पर्य नहीं कि मालदीव को संतुलित, मालदीव चाहे जो हो, हम तो अपने द्वीप का विकास करेंगे ही। हम चाहेंगे हमारे द्वीप पर भी लोग आए, लक्षद्वीप के लोगों की इनकम बढ़े। ठीक है, लक्षद्वीप पे भी 90% से अधिक लोग, अधिक आबादी किसकी है? मुस्लिम समुदाय की। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो वहाँ की आबादी है उसको, उसकी इनकम, उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा प्रयास। ठीक है, ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो दूरवर्ती केंद्र शासित प्रदेश पर भी ध्यान दे रही है, समावेशी विकास पर ध्यान दे रही है। ठीक है, विकास की मुख्य धारा से कोई भी क्षेत्र, लक्षद्वीप क्या सबसे छोटा प्रदेश, वंचित नहीं रहे। ठीक है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लक्षद्वीप के इतिहास और वर्तमान पर, लक्षद्वीप कैसे भारत का हिस्सा बना वगैरह वगैरह पे। तो लक्षद्वीप दौरे पर गए, और वहां के पर्यटन और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर, जैसे वाटर विला है, एयरपोर्ट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इस पर उन्होंने इससे संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा इब्राहिम साहिब को, वहां के राजदूत जो है, इब्राहिम साहिब को बुलाकर टिप्पणी किया। तो वो टिप्पणी करना जो है, उसके मालदीव के राजदूत को बुलाकर तलब कर प्रतिक्रिया दर्ज करना, ये क्या नीति है? दबाव की नीति है। क्या है? दबाव की नीति। लक्षद्वीप को विकल्प बनाने का प्रस्ताव, ये रणनीति अपनाया। फिर दबाव, और दबाव कैसे? दबाव किस तरह? दबाव इस तरह नहीं कि मालदीव की संप्रभुता का रण हो, वो दबाव नहीं है। ठीक है, जो उचित है वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध किसी देश के व्यक्ति को या खासकर मंत्री पद पर जो है उसको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो और भारत अपना सहयोग जारी रखेगा। अब भारत को करना क्या चाहिए? तो भारत वहां जो भारत विरोधी राजनेता है या लीडरशिप है, राजनीति है, उसको मजबूत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भारत मित्र राजनीति को बल प्रदान करना चाहिए। और हमारा जो सहयोग है वो मालदीव के विकास में, वो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं, जारी रखना चाहिए। क्या? जारी रखना चाहिए। ठीक है, और मालदीव की आंतरिक सुरक्षा पर नजर रखना चाहिए। वहां अगर चरमपंथ पनपता है तो मालदीव के लिए तो खतरा होगा ही, अंततः भारत के लिए भी खतरनाक होगा। और भारत को देखना चाहिए, वेट एंड वॉच। क्या? वेट एंड वॉच, धैर्य पूर्वक, समय सब जाहिर कर देता है। ठीक है, चीन अच्छा है मालदीव के लिए या भारत अच्छा है? मैंने पहले ही कहा कि जब मालदीव डूबने लगेगा तो एक ही मददगार सिद्ध हो सकता है। कौन? भारत। और मालदीव के लोग भारत के लोगों से ही सहजता का अनुभव करेंगे, क्योंकि दोनों का जुड़ाव सदियों से रहा है, कोई नया नया जुड़ाव नहीं है, सदियों से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक संबंध रहा है। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी भारत को बनाए रखनी चाहिए, सहयोग बनाए रखना चाहिए, वहां जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर अमल करते रहना चाहिए, और अपनी कूटनीति
कूटनीतिक दबाव बनाए रखना चाहिए, कूटनीतिक दबाव बनाए रखना चाहिए। और इसमें सोशल मीडिया काफी मददगार हो सकता है, ताकि मालदीव के लोगों को कभी यह न लगे कि इंडिया जो है मालदीव के लोगों के विरोध में है। मालदीव की राजनीति में हो सकता है ऐसे लोगों का वर्चस्व हो जाए जो भारत के विरोध में हो, लेकिन मालदीव के लोगों से हमारी जो दोस्ती है वो बरकरार रखनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब मालदीव को क्या करना चाहिए, मालदीव को क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत कुछ हो चुका, ठीक है, संबंध काफी तनावपूर्ण हो चुका। मालदीव को समझना चाहिए क्या कि मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। जब आग लगेगी तो पड़ोसी ही आएंगे बुझाने के लिए, और जो दूर के लोग आके बैठे हैं वो क्या करेंगे, भागेंगे। उनका इतिहास भी रहा है। तो संतुलनकारी नीति अपनाना चाहिए, और चीन की जो कर्ज जाल पॉलिसी है, ये कर्ज खिलाओ, कर्ज जाल की जो पॉलिसी है, डेट ट्रैप, उससे बचाए, कर्ज जाल से बचाओ। समझदारी विकसित होनी चाहिए, देखना चाहिए कि श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ। भारत के साथ सहयोग पर जोर देना जरूरी है। मालदीव को संतुलनकारी नीति पर लौटना चाहिए और इंडिया से सहयोग बढ़ाना चाहिए। और अंत में हम आशा कर सकते हैं कि मालदीव और भारत का संबंध बेहतर हो। ये भारत के हित में भी है और मालदीव के हित में भी है। ठीक है, मोइजू गए हैं और ये खबरें आ रही है कि उन्होंने, मालदीव की सरकार ने आग्रह किया है कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत की भी आधिकारिक यात्रा पर आएंगे, और इसके लिए भारत से समय मांगा गया है। ठीक है, और ये जो बात हुई ठीक उसी तरह जिस तरह एक चुटकुला में कहा गया है कि मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें चाय पसंद है या मैं, तो मैंने क्या किया, मैं चाय पी रहा था, झटपट मैंने चाय खत्म किया और उसके बाद बोला तुम। कुछ इसी मूड में मोइजू हो सकता है भारत आए। खैर, जब भी आए दोनों के बीच संबंध अच्छा हो, ये हमारी कामना रहेगी।